छोटे शेयर ऊंची छलांग। छलांग तो अब फिलहाल लग नहीं रही है, ये छलांग नहीं, ये फिसलना हो रहा है इस समय शेयरों का। तो आज हम दर्शकों के ही सवाल लेंगे। कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर कि दर्शक हमारे फंसे हुए हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ महेश सर जुड़े हुए हैं और अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, गुड मॉर्निंग। ब्रिजेश सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? लगता है ब्रिजेश सर को आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, महेश सर से अभी संपर्क बना हुआ है हमारा। एक हमारे दर्शक हैं पुनीत शर्मा जी, जीएमआर एयरपोर्ट में किस लेवल पर बाइंग करें 3 मंथ्स के लिए। महेश सर, क्या लगता है आपको जीएमआर एयरपोर्ट सर 3 महीने के लिहाज से? थोड़ा सा लॉन्ग कर लीजिए। 3 महीने के हिसाब से बाइंग करना है तो आपको एक एसआईपी मोड, फिलहाल मार्केट स्टेबलाइजेशन होने के मोड में अभी तक फिलहाल ओवरऑल हुआ नहीं है। तो जैसे जैसे स्टेबलाइज होता है तो आप उसको एक एक्यूमुलेट कर लीजिए। यहाँ से ये अच्छा बाइंग लग रहा है मुझे। और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पीरियड रखेंगे तो कम से कम आपको 25 से 30% अपसाइड भी अपने को ये इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट एक स्टेबलाइजेशन मोड में आने दीजिए, उसके बाद में स्लोली इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी। ब्रिजेश सर, अब आपको आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। उम्मीद करते हैं कि सर दर्शक भी आपकी राय से आज अच्छे हो जाएं और मार्केट रिकवर हो जाए, क्योंकि कल बहुत लोगों को पोर्टफोलियो में नुकसान लगा। कल काफ़ी मायूसी थी हर जगह। मेरी कल इवनिंग में बहुत लोगों से बात हुई। सभी लोग इस सेटबैक को कल झेल नहीं पा रहे थे और उनको किसी के पास ये आंसर नहीं था कि आज की जो मॉर्निंग होगी उसमें उनको करना क्या है, जिनके पोर्टफोलियो फंसे हुए थे। इसीलिए जो दर्शक हमारे साथ फंसे हुए हैं उनकी भी स्थिति वही है। आज उन्हीं के सवाल अगले आधा घंटे हम लेने वाले हैं। कमार अब्बास जी का सवाल है सर बीएचईएल पर। वो पूछ रहे हैं कि 310 पर एवरेज कर सकते हैं क्या ब्रिजेश सर? देखिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। रही बात कि क्या एवरेज कर सकते हैं कि, तो मेरा आंसर ये रहेगा, अगर व्यू लॉन्गर टर्म का है, 1 साल प्लस का है, तो आप कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं तो ना 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 की ही सलाह रहेगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, नो डाउट आज के 70 में हमने इसमें एक पुल बैक देखा है 266 के आसपास में, लेकिन जो ट्रेंड है वो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक्स को इमीडिएट सपोर्ट 240 का है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के अनुसार। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें तो 280 से 285 तक का जोन जो है वो सप्लाई जोन रहेगा। तो जी। फिर यही सुझाव रहेगा कि 240 का स्टॉप लॉस लेके बने रहे हाल फिलहाल, और 280 285 को अगर वो क्रॉस करता है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो लेवल है वो बाइंग लेवल आ गया। अन्यथा 280 से 285 पे एक बार आप लॉस बुक कर लीजिए और किसी दूसरे में आप निवेश कर सकते हैं। जी। हमारी एक दर्शक हैं श्वेता जी, वो पूछ रही हैं टाटा मोटर्स पर और शिपिंग कॉरपोरेशन पर क्या करना चाहिए, क्या बाय कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज लोग बाय के लिए पूछ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सैल्यूट टू ऑल द इंडियन इन्वेस्टर्स। महेश सर, टाटा मोटर्स और शिपिंग कॉरपोरेशन सर, इनको क्या इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है, आज वाले लेवल्स पर? थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और मार्केट एग्रेसिव है तो अभी भी यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। पुल बैक है फिलहाल। इलेक्शन का रिजल्ट अभी शाम को आएगा, उसके बाद में क्या आता है एग्जैक्टली उसके बाद में। और टाटा मोटर वैसे भी एक अच्छा खासा प्राइस इन है, तो थोड़ा सा और वेट करने में कोई हर्जा नहीं है। या फिर अगर आपको वापस पूरा क्लियरिटी होता है तो उसके बाद में खरीदे ज्यादा बेटर है। जी। आदित्य कुमार जी का सवाल है सीडी एस एल के शेयर में एंट्री लेवल क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ब्रिजेश सर। सो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम ऑक्सीलेटर फ्रंट से भी देखें तो उसमें भी इंडिकेशन लोअर टॉप्स का ही है। तो इस समय 1352 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह ये रहेगी इनके लिए कि मौजूदा स्तर पे भी थोड़ी सी आप बाइंग करें, एक पार्शियल बाइंग इसे मैं कहूँगा कि अगर मान के चलो अगर आपको 100 रुपया निवेश करना है तो एक 40 से 50 रुपया इस लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो रहेगा निवेश के लिए वो रहेगा लगभग 1230 से 1250 का रहेगा, उसमें आप एक निवेश करें। स्टॉप लॉस बतौर में यही कहूँगा कि 1060 का एक अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें। और ऊपर के टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो आप मान के चल सकते हैं 1800 रुपये का पहला टारगेट आप देख सकते हैं। अगर उसके ऊपर अगर बंद होता है तो फिर जो दूसरा लेवल रहेगा वो लगभग 2050 का रहेगा। तो मौजूदा स्तर से
पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, और अगर 100-150 रुपये का करेक्शन आता तब भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 1050 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चले। जी महेश सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज जनरली 18 से 20 तारीख के आसपास अपने रिजल्ट्स देती है, लेकिन इस बार 14 अक्टूबर को दे रही है। मतलब नतीजों के आगाज़ जो हो रहा है उसमें सबसे पहले तो टीसीएस के ही रिजल्ट्स होंगे 10 तारीख को, लेकिन 14 अक्टूबर को रिलायंस के रिजल्ट। सर कैसे देख रहे हैं सर रिलायंस के नतीजे, और साथ ही उसके साथ जो बोनस से जुड़ी सबसे जो इम्पोर्टेंट कैवेट जुड़ी हुई है कि बोनस इशू को लेकर ये बात करेंगे कि क्या रिकॉर्ड डेट है, कैसे देखें सर रिलायंस को? देखिए, बाकी तो कुछ है, अपन बाकी सारी चीजों को छोड़ के अगर रिलायंस के भाव को ट्रैक कर रहे हैं तो देखिए अच्छा खासा एक बीटन डाउन हो अपर लेवल से हो चुका है। तो ये एक लेवल है जहाँ पे अपना एक अगर वैल्यू बाइंग इन्वेस्टर है तो यहाँ से एक बाइंग की जा सकती है। और थोड़ा सा और हो सकता है कि शायद इसमें थोड़ा और जब मार्केट अगर कोई नेगेटिव न्यूज हो या थोड़ा सा प्रेशर बने तो थोड़ा सा और इसके अंदर प्रेशर शायद बने तो बन सकता है, पर मेरे हिसाब से यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर थोड़ा सा भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ से एक वापस से एक अच्छा खासा पुल बैक जो है अपने को 2850-2900 तक के तो इमीडिएट लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। और जी रिजल्ट की बात करें तो मोटा मोटी रिजल्ट वैसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलहाल लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा म्यूटेड जरूर अपने को देखने को मिल सकता है, बट प्राइस इन ऑलरेडी लग रहा है। जी सक्षित गंगवार जी का सवाल है, कोचिन शिपयार्ड के इन्होंने 170 शेयर लिए हुए हैं, अब ब्रिजेश सर 329 रुपये के प्राइस की एवरेज है इनकी, क्या सोल्ड कर सकते हैं ये? प्रॉफिट तो आ रहा है सर। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो जो बिकवाली चालू हुई थी वो लगभग 2975 से चालू हुई थी, जो इसका 50 वीक हाई था, जो कि इसने बनाया था आपका 8 जुलाई को। वहाँ से अगर आप देखेंगे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है वो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर ली है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। वो लगभग 26 अगस्त को का जो दिन था वहाँ से इसने मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हुआ था। हाल फिलहाल में मेरी सलाह यही रहेगी, प्रॉफिट तो करंट लेवल पे आप बुक कर सकते हैं, 1620 का भाव चल रहा है। और स्टॉप लॉस मैं ये कहूँगा कि एक 1400 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। और स्टॉक में अगर 1775 या 1750 के ऊपर अगर बंद देता है तो आप देखेंगे एक पुलबैक है जो कि इसको 2000 रुपये तक लेके जा सकता है। तो मौजूदा सर पे भी आप बुक कर सकते हैं 1775 के आसपास में भी, अगर ये 1745-50 के आसपास में आता है तो वो एक लेवल है जहाँ पर एक ट्रेंड चेंजर हो सकता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और जो दूसरा इमीडिएट टफ रेजिस्टेंस है वो 2000 का है। तो 3 लेवल हैं जहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी हमारे एक दर्शक हैं अंबर सिंघा जी, वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और इंडियन ऑयल पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? 1 साल का व्यू जानना चाहते हैं महेश सर। स्टॉप लॉस भी अगर कुछ हो तो बता दीजिए सर। स्टॉक में वापस से रिपीट सर करें। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और इंडियन ऑयल। नहीं, इंडियन ऑयल में अगर आपका 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटली काउंटर स्ट्रॉन्ग है, अप एंड डाउन थोड़े बहुत अपने को देखने को मिल सकते हैं, बट डिविडेंड अच्छा पे करते हैं, डिविडेंड यील्ड काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से आईओसी में यस, आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से करते हैं तो यहाँ से भी एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जी और सर इलेक्ट्रो स्टील के लिए अपन थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रखेंगे, तो थोड़ा सा अगर वापस से कोई डाउन ट्रेंड मिलता है तब उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। जी बिल्कुल सर, दोनों ही काउंटर ऐसे हैं जो कि ग्लोबल इवेंट से जुड़े हुए हैं। एक चाइना जो कि मेटल के प्राइस को ड्राइव करता है, और दूसरा ऑयल जहां पर कि वॉर का संकट मंडरा रहा है, इंडियन ऑयल। तो सर मैं यही जानना चाहता हूं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको अभी रुककर बाय करना चाहिए, या इस संकट में भी भले एक सिचुएशन है वॉर टाइप सिचुएशन जिसमें कि हम अभी बात भी कर रहे थे कि क्रूड ऑयल हो सकता है कि $100 भी टच कर ले, तो ऐसे में इंडियन ऑयल या HPCL BPCL इन पर व्यू अभी लेना ठीक है या थोड़ा रुक कर लें? नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करें तो ज्यादा बेटर है, बट कुछ एक काउंटर है जहाँ पे ये वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एंट्री बनाए तो बना सकते हैं। बाकी थोड़ा सा वेट करें ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एक डाउन साइड का रिस्क बना हुआ है। बट जहाँ पे ऑलरेडी बीटन डाउन हो चुके हैं या फिर जहाँ पे वैल्यू लगता है कि यहाँ पे वैल्यू वाइज ठीक है, तो वहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। बीपीसीएल HPCL है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। जी एक
सवाल है नीलेश अग्रवाल जी का। ये पूछ रहे हैं सर, रोजेल इंडिया के इनके पास कुछ शेयर हैं ब्रिजेश सर, 616 रुपये के लिए हुए हैं। ये शेयर काफ़ी टूट गया है एकदम से, क्या अब एवरेज कर सकते हैं क्या? विवेक जी, रोज लैब कहा आपने? सर रोज सेल मैंने बोला, ROSSELLIND। अच्छा, रोसेल इंडिया। जी ओके, सो ओवरऑल मैं जो चार्ट को देख रहा था, तो इसमें मैंने डेली चार्ट में मैं ये देख रहा था कि इसका जो ट्रेंड है वो एक रेंज बाउंड था। नीचे में 150 154 का एक सपोर्ट था, ऊपर में आप देखेंगे तो 170 से 175 के बैंड में इसका एक रेजिस्टेंस था। उस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। वो रेंज उसने जैसे ही ब्रेक की तो एक नेगेटिविटी स्टॉक में देखने को मिली और लोअर सर्किट लगाते हुए वो स्टॉक इस समय नीचे आया, 107 के आसपास में आया। और मेरा ऐसा मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड तो वीक है, लेकिन 90-95 का अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से इसने एक पुलबैक देखने को मिला है। और मुझे लगता है ये जो पुलबैक है वो लगभग 130 से 135 तक जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर 95 ब्रेक करता है तो तब आप एक बार निकल जाइए, अन्यथा इस समय होल्ड ऑन करने की सलाह रहेगी। और जो उछाल आएगा 130 से 135 तक, उस लेवल पे आप निकल जाइए, क्योंकि वहां पर मेरा मानना है कि मेजर सप्लाई और देखने को मिलेगा और स्टॉक वहां से और नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में बने रहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 95, और जो उछाल आएगा 130-135 का, वहां पर आप अपना एक बार लॉस बुक कर लीजिए। जी, इस समय 500 से ज़्यादा लोग हमें लाइव देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि और दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपने सवाल पूछें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस समय हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़े हुए हैं, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है, या तो हमारे साथ 11 से 11:30 में फंडामेंटल गेस्ट होते हैं, टेक्निकल। आज हमने दोनों को रोक कर रखा हुआ है। एक महेश सर से स्पेशल रिक्वेस्ट के आधार पर सर को आज एक स्पेशल टाइम लिया गया है उनसे। एक और सवाल मधु देधिया जी का है, आईटीडी सीमेंटेशन पर एंट्री लेवल बन सकते हैं क्या महेश सर? काफ़ी अच्छा चल रहा था सर इस फॉल से पहले। ये ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है और अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। उसी स्टॉक्स में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी जहाँ पे एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है। फंडामेंटली काउंटर ठीक है, बट अगर फ्रेश एंट्री करना है तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। मार्केट यहाँ से अप होगा तो भी वैसी चीजें अप होगी जहाँ पे फंडामेंटल वैल्यू दिख रही है, या फिर वहां पे जहाँ पे एकदम हाई ग्रोथ दिख रही है। तो ऑलरेडी रनअप हो चुके हैं वो, फिलहाल एक पॉज लेंगे या थोड़ा सा वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेश एंट्री है तो थोड़ा सा वेट करिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं विक्रम सोलंकी जी, क्रोनोक्स पर सवाल पूछ रहे हैं। 1000 शेयर हैं। महेश सर, आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा शेयर है। क्रोनोक्स 1000 शेयर हैं 167 के सर, आज 6% ऊपर 158 चल रहा है। डेफिनेटली काउंटर काफी बढ़िया है और रिसेंटली आईपीओ आया हुआ था, हमारी आईपीओ के अंदर रिपोर्ट भी थी। तो यहाँ से एक थोड़ा सा एक अपसाइड अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अपन ने शायद शेयर भी किया था, उसके बाद में एक 200 तक के लेवल भी बताया था। उसके बाद में ये स्टॉक्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पे आया है। तो ये लेवल पे भी अगर किसको खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी खरीदारी की जा सकती है। कंपनी के क्लाइंट्स जो है काफी बढ़िया है, टॉप ऑलमोस्ट 20 क्लाइंट जो है शायद अच्छी फार्मा कंपनीज के क्लाइंट्स है। और केमिकल का जो है इनका जो काम है वो भी काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर किसी को एंट्री करनी है तो ये लेवल से भी की जा सकती है। और थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद स्टॉक्स में दे सकता है। अभी फिलहाल मार्केट अप एंड डाउन होता है तो मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी सी सेलिंग थोड़े ज्यादा जनरेट होती है। तो फिलहाल ये स्टॉक्स अगर किसी को बाइंग करना है थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी, तो यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है और कोई भी डिप आए तो उसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मार्केट अप एंड डाउन ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा आप एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करें, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें, खरीदें यानी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भावना शर्मा जी का सवाल है, जस्ट डायल के शेयर हैं इनके पास 1090 रुपये पर, क्या करना चाहिए सर? थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम था जस्ट डायल में कल मॉर्निंग तक मैं देख रहा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज भी अब इस मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है ब्रिजेश सर। और 11 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। रिजल्ट्स पिछले 3-4 क्वार्टर से तो ठीक आए हैं, एक्सपेक्टेशंस तो इस बार भी ठीक है। क्या लग रहा है सर आपको?
देखो शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो इतना मजबूत नहीं है स्टॉक में, ओके। नो डाउट। इस समय एक 1175 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक को चाहिए कि वो 1250 के ऊपर बंद दे। अगर 1250 के ऊपर बंद देगा तभी हम अजम्पशन ले सकते हैं कि इसका ट्रेंड स्ट्रांग हुआ है। अदरवाइज मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर ये 1110 अगर ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। हाल फिलहाल में आप चाहें तो बने रह सकते हैं 1110 का स्टॉप लॉस लेके, लेकिन मेरा मानना है कि चार्ट के अनुसार 1250 के ऊपर अगर हुआ तभी आप इसमें बाइंग देखेंगे, और स्टॉक में फिर आप जो इसका 50 वीक हाई है उसको रीटेस्ट करते हुए या उसको ब्रेक होता हुआ देखेंगे। तो 1110 का स्टॉप लॉस करके हाल फिलहाल में बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो 1250 से पहले सर अगर उसके आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है? दैट वुड बी आइडियल सिचुएशन। मेरा आइडियल मानना यही रहेगा कि अगर 1250 के आसपास हाथ में आता है तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या 1110 अगर ब्रेक करता है तब आप अपना, अगर आप लॉस में तो लॉस बुक कीजिए, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कीजिए। बिल्कुल। ये लॉस में तब भी नहीं आएंगी क्योंकि इनकी 1090 की बाइंग है, तो ये इनके लिए आइडियल सिचुएशन होगी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, शफीक अंसारी जी हैं। अंसारी सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास MRPL के 186 के रेट पर 100 शेयर हैं सर। सर अभी लॉस हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इसमें अगर गिरेगा और तो क्या और एवरेज कर सकता हूँ या एग्जिट करूँ? बिल्कुल। क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ ये शेयर भी है, रिफाइनरी भी है इसकी। और हमारे साथ महेश सर हैं। महेश सर, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो ये शेयर आई रिमेंबर 40 रुपये से चला था और 200 के पार हुआ। और अब चूंकि मिडिल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशन है ईरान इजराइल की, क्या लगता है सर इस बार क्या होगा इस काउंटर का? इनको एग्जिट मिलेगा या एवरेज करें या बेच कर निकल जाएं? नहीं, फिलहाल थोड़ा सा वेट करें, नीचे और थोड़ी सी आने की संभावना मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। अगर ये एग्जिट करके वापस से री एंटर कर सकते तो बेटर है, अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा वेट करिए। एवरेज के लिए टाइम है। और थोड़ा मेरे हिसाब से 140 से 145 तक के लेवल अगर कोई प्रेशर में देखने को मिलते हैं तो वहां पे एक एवरेज वापस से किया जा सकता है। फिलहाल थोड़ा सा प्रेशराइज लगता है, लगता नहीं है कि ये इतना जल्दी आपको वापस से रिकवरी दिखा पाएगा। थोड़ा छोटा मोटा रिकवरी आता है तो 185 तक के पास वापस से रिकवरी आ सकता है। लेकिन नीचे का लेवल जो है 140 145 तक का लेवल अगर वापस से देखने को मिलता है तो वहां पे एक वापस से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वहां पे 125 के करीब करीब स्टॉप लॉस वहां पे लगा सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं राहुल दास जी, वो पूछ रहे हैं राधिका ज्वेलर ऊपर जाएगा क्या और होल्ड करें या बेच दें? अभी भी उनको थोड़ा सा प्रॉफिट है, मार्जिनल प्रॉफिट बचा है ब्रिजेश सर। आई थिंक लास्ट टाइम में भी शायद इस स्टॉक के ऊपर बात हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राधिका ज्वेलर्स के ऊपर। जी सर। सो अगर आप देखेंगे कि 56 रुपीज से जो इसने एक रैली पकड़ी थी 23 जुलाई के आसपास में, इट मेड अ हाई ऑफ 157 रुपीज, और शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 157 उसका 50 वीक हाई है। मेरा मानना ये है कि जो आज का स्विंग लो है 128, 126, उसका ही आप स्टॉप लॉस लेके बने रहिए। एज पर द चार्ट मुझे लगता है कि दोबारा एक बार स्टॉक जब 145 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखेंगे तो एक बार जो इसका 50 वीक है उसको वहां पर रीटेस्ट करेगा। तो हाल फिलहाल में यही सलाह रहेगी कि आप बने रहिए 126 रुपये का स्टॉप लॉस लेके। ऊपर में 150 के ऊपर स्टॉक इसे ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलिए कि 145 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलिए कि स्टॉक दोबारा इसका जो 50 है उसको रीटेस्ट करेगा, और ऊपर में जो एक और रेजिस्टेंस निकलता है एज अ टारगेट पता वो 170 का निकलता है। तो 157 एंड 175 ये दो टारगेट रहेंगे ऊपर के, जहां आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 126 का स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। और भी हमारे साथ दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल लेते हुए चलते हैं। मयंक कथपालिया जी का सवाल है जेके पेपर पर, सर करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या महेश सर? थोड़ा सा बाइंग की जा सकती है। 30% अगर आपका जो भी कॉर्पस है उसका 30% बाइंग यहाँ से इनिशिएट की जा सकती है। बाकी थोड़ा सा और वेट करिए। चार्ट पे भी थोड़ा सा मेरे को वीक लग रहा है, कहीं ना कहीं पे वापस से और थोड़ी सी सेलिंग या थोड़ा सा और नीचे का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। 30% बाइंग यहाँ से इनिशिएट की जा सकती है। जी। मोहम्मद गुफरान मसीह जी का सवाल है पीएनबी पर, सर इन्होंने 109 रुपये के 1000 शेयर लिए हैं, ब्रजेश सर क्या करना चाहिए इनको?
101 रुपये का जिस समय ट्रेड हो रहा है, यही एक क्रूशल लेवल है, या मैं ये कहूँगा कि स्पेसिफाई कर दूं कि 97 98 का एक बहुत क्रूशल लेवल है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप ये मान के चलें कि वो लेवल का आप एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें एक बार। और जिस लेवल की उनकी बाइंग है 109 के आसपास की, वो लेवल ही सप्लाई जोन वाला लेवल है। अगर उसके ऊपर ये ट्रेड होता है तो स्टॉक 115 रुपये तक जा सकता है। तो हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी। और जो आपका बाइंग लेवल है दैट इज अ टर्निंग पॉइंट लेवल, उसके ऊपर ट्रेड होता है देन इट कैन मूव अप टू द लेवल ऑफ 115 इन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो मैं 102 महीने के लिए यहाँ से ये कहूँगा कि 97 का एक स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। 109 फॉलोड बाय 115, ये दो लेवल है। अगर उस 115 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप इसमें एक्चुअल बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि इसको लगभग दोबारा 125 128 तक जा सकता है। हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 97 रुपीस। बिल्कुल, हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं क्योंकि बीजेपी क्रॉसेस हाफ वे मार्क ऑफ 45। 90 सीट्स हैं, 45 सीट्स के ऊपर उनको निकलना है अगर सरकार बनानी है। और वो यानी कि 45 सीट के ऊपर आ चुके हैं। और अब जैसे जैसे रिज़ल्ट्स क्लोज आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मार्केट का भी रिएक्शन उसी दिशा में जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की हार के रुझान पूरी तरह से थे और ये मामला पलटता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट को शायद ये चीज़ एक अलग सेंटीमेंट प्रदान कर सकती है। कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। रहबा जी का सवाल है, मद्रास फर्टिलाइज़र पर सर 120 में लिया हुआ है, क्या करना है इनको? महेश सर। नहीं, ये स्टॉक्स को अगर एवरेज करना है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा एवरेज करना चालू कर सकते हो और वापस एक अपसाइड जब भी जनरेट होगा तो वापस से इनको अच्छा खासा अपसाइड भी देखने को मिलेगा। फिलहाल थोड़ा सा वेट करिए और उसको एवरेज करने का ट्राई कीजिए। जी, गौरव शर्मा जी का सवाल है, सदर्न पेट्रोकेम पर सर कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने 89 के। ब्रजेश सर, क्या करना चाहिए इनको? सदर्न पेट्रो के बारे में ये कहूँगा कि 81 का भाव में ये ट्रेड कर रहा है इस समय स्टॉक्स। और जिस हिसाब से जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज था शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक्स को चाहिए कि वो 85 के ऊपर बंद दे। अगर 85 के ऊपर बंद नहीं देगा देन इट कैन रीटेस्ट द लेवल ऑफ 75 72 77 के आसपास आ सकता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में भी ट्रेड हो रहा है, तो सलाह तो यही रहेगी कि एक बार एग्जिट कर लें लॉस बुक करके, ट्रेंड नेगेटिव है। जी, वैभव जी का सवाल है, मोतीसन ज्वेलर पर क्या कर सकते हैं महेश सर इस समय? फिलहाल ये स्टॉक्स के अंदर अभी फिलहाल अगर एग्जिट कर सकते हैं तो एग्जिट कर लीजिए। ज्वेलरी में अगर आपको मूव करना ही है तो टाइटन में मूव कर लीजिए। स्टॉक्स में अच्छा खासा एक अपसाइड ऑलरेडी बन चुका है, तो आपको मूव करना है तो शायद स्विच करना है तो टाइटन में स्विच कर लीजिए। वहाँ पे एक सेफ रहेगा और वहाँ पे थोड़ा अपसाइड भी आपको मिल जाएगा। जी, मिंजा खान जी का सवाल है, ब्रजेश सर गेल को इन लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं क्या? मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि ये इनका जो व्यू है वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का है, 2 से 4 महीने के लिहाज से। डेफिनेटली इस लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं, या कोई गिरावट आती तब भी आप ऐड कर सकते हैं। इस समय जो भाव चल रहा है वो 227 का चल रहा है। स्टॉप लॉस जरूर कहूँगा, नीचे में 215 के आसपास में सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। ऊपर मैं रेजिस्टेंस में कहूँगा कि 240 का है, 246 रुपया इसका 50 वीक हाई है, 240 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है देन इट कैन मूव अप टू द लेवल ऑफ 260 265। तो एड अप कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 215 रुपये। जी, गौरव जैन जी बोल रहे हैं, मनी 9 इज़ माय फेवरेट। थैंक यू वेरी मच गौरव जी। इनका सवाल है सर, गोकुल एग्रो पर 260 रुपये की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू है। महेश सर, क्या कर सकते हैं, क्या टारगेट्स ले सकते हैं? नहीं, फिलहाल ये स्टॉक्स हमारी ट्रैक में नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट इस पे नहीं कर पाऊंगा। जी, ब्रिजेश सर ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है आपको? गोकुल एग्रो की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स नो डाउट डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जो रैली थी वो 13 मार्च से जो उसका लो था 95 रुपीज़, वहाँ से हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हुआ। उसके बाद में 12 सितंबर के आसपास में इसने एक 52 वीक हाई बनाया 337 रुपीज़ का, और उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो लगभग 225 रुपये का है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। या इवन मान के चलो किसी को फ्रेश बाइंग भी करें तो उस लिहाज से वो 225 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें।
250 के नीचे अगर ट्रेड करता है देन वेल एंड वेरी गुड फॉर बाइंग ऑल्सो। ऊपर में 280 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया 280 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा 310 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। तो 225 का स्टॉप लॉस 285 फॉलोड बाय 310 रुपया 310 रुपीज आर द टारगेट ऑन द हायर साइड। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, पुनेंदु मिश्रा जी जुड़े हैं। मिश्रा जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग विवेक जी, मेरा क्वेश्चन श्री रेणुका शुगर्स पे है। 500 शेयर्स हैं @52 और आइनॉक्स विंड पर भी है क्वेश्चन, क्या इसमें और भी गिरावट आ सकती है या फिर बने रहें, और स्टॉप लॉस भी बता दें। जी महेश सर, आइनॉक्स विंड और रेणुका शुगर ये दोनों कैसे लग रहे हैं सर आपको? आइनॉक्स विंड में और लगता है कि गिरावट आएगी क्या? आइनॉक्स विंड आप होल्ड कर सकते हैं। आपको फ्रेश बाइंग करना हो तो भी थोड़ा बहुत बाइंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आइनॉक्स विंड आपको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करूंगा 172 के करीब करीब आप स्टॉप लॉस रखिए। अपर साइड के लेवल जो है 250 से 275 तक के लेवल अपने को आराम से इसमें वापस भी देखने को मिल सकते हैं। बात रेणुका शुगर की करें तो काफी दिनों के बाद में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था, लेकिन अभी वो वापस से डाउन हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनको। अगर कोई भी लेवल अगर 43 44 के करीब मिलता है तो थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा। आपको 54 से 55 तक के लेवल शायद हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर वापस से भी मिले। और अगर ये स्टॉक्स 55 और से 58 के बीच में थोड़े दिन भी ट्रेड करता है तो अपर से 63 से 65 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो रेणुका शुगर में आपको कंडीशनल थोड़ी सी अप्रोच करनी पड़ेगी और आइनॉक्स विंड में आपको कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रेणुका शुगर और आइनॉक्स विंड दोनों पर आपको आंसर मिल गया होगा सर। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सवाल आ गए हैं सर यहाँ पर अचानक से। मैप माई इंडिया, प्रतिमा राय जी का सवाल है। इस पर सर आपकी राय ब्रिजेश सर। तो मैप माई इंडिया के बारे में ये कहूँगा कि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट थी, जो इसका 50 वीक हाई था 2747 रुपये से, वो जो इसका लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज 2000 के आसपास वहाँ पर जाके थमी थी। अब वहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज में ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कहूँ कि अगर किसी का 1 महीने से 2 महीने का व्यू है तो फिर आप 2000 का एक स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जब 2225 के ऊपर बंद होगा तब मान के चलिए कि जो इसकी जो बाइंग लेवल थी या कंसोलिडेशन लेवल था वो इसमें अब हो गया। अब वहाँ से ये ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होगा और वो ड्रिफ्ट होकर लगभग 2500 रुपये तक जा सकता है। तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 2000 का लगा के चलें ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और जैसा कि मैंने कहा कि 2225 का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया एंड इट कैन मूव अप टू द लेवल ऑफ 2500 इन शॉर्टर टर्म टाइम, 1 से 3 महीने के लिहाज। जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साबिया सईद जी का सवाल है। इनके 2-3 सवाल हैं JWL यानी कि जुपिटर वैगन पर, कैंप्स पर और कोल इंडिया पर। ये पूछ रहे हैं कि एवरेज किन लेवल्स पर करना चाहिए, होल्ड करें या सेल भी कर दें। महेश सर आप प्लीज़ बता दीजिए। कोल इंडिया में अगर 460 से 470 के रेंज में वापस भी मिलती है तो वहाँ पे एवरेज की जा सकती है। तो कोल इंडिया स्पेसिफिक अपना स्टॉक्स फंडामेंटली भी काफी बढ़िया स्टॉक्स है, तो वहाँ पे एक एवरेज करने में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो कोल इंडिया यस, आप एवरेज करना है तो 460 से 470 के रेंज में कभी भी आता है तो आप वहाँ पे एक एवरेज कर सकते हैं। दूसरा शायद आपने JWL पूछा सर। जी, JWL में भी स्पेसिफिक अगर आप देखें तो वापस से लोअर लेवल में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक अच्छा अगर कोई भी डिप थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है तो वहां पे भी एक वापस से एक एवरेज आउट अपन कर सकते हैं। जी, और तीसरा सवाल सर कैंप्स पर था। इन्होंने 4500 रुपये के लिए हुए हैं कुछ शेयर। कैंप्स देखिए एक ऐसा स्टॉक्स है, उसका जो AUM से रिलेटेड स्टॉक्स जो है, तो वहां पे एक अपने को मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर मिलता है, तो वहां पे एक थोड़ा सा उनके रिवेन्यू में भी एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वहां पे एक स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है ये आने वाले क्वार्टर के अंदर। तो फ्रेश एंट्री तो मैं वहां पे नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास में है तो उसको होल्ड करिए लॉन्गर टर्म के हिसाब से। तो वहां पे कोई लॉन्गर टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है।